अन्नदाता, अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं आयुषी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। त्याग और तपस्या का दूसरा नाम है किसान। कृषि ही उसकी भक्ति है और कृषि ही उसकी शक्ति है। कृषि ही उसकी निद्रा है और कृषि ही उसका जागरण है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। विश्व जल दिवस पर अन्नदाता की खास रिपोर्ट। लाख उत्पादन कर रांची का किसान बना लखपति। आज विश्व जल दिवस है। इस दिवस को मनाने का मकसद पानी की अहमियत को उजागर करना और जल संरक्षण पर जोर देना है, क्योंकि भारत में भी वही तमाम समस्याएं हैं जिसमें पानी की बचत कम, बर्बादी ज्यादा है। यह भी सच्चाई है कि बढ़ती आबादी का दबाव, प्रकृति से छेड़खानी और कुप्रबंधन भी जल संकट का एक कारण है। पिछले कुछ सालों से अनियमित मानसून और वर्षा ने भी जल संकट और बढ़ा दिया है। ऐसे में प्रत्येक देश के नागरिक को जल की महत्वता को समझना होगा। विश्व जल दिवस पर देखिए अन्नदाता की खास रिपोर्ट। आज पूरा विश्व जल संकट से जूझ रहा है। दुनिया विकास की राह पर चल तो रही है, लेकिन स्वच्छ जल मिल पाना कठिन होता जा रहा है। विश्व भर में साफ और पीने लायक जल की कमी के कारण ही जल से होने वाली बीमारियां महामारी का रूप ले रही हैं। समय के साथ इंसान जल की महत्ता को लगातार भूलता चला गया और उसे बर्बाद करता रहा, जिसका परिणाम आज जल संकट के रूप में सबके सामने है। विश्व के हर नागरिक को पानी की महत्ता से अवगत कराने के लिए ही संयुक्त राष्ट्र ने विश्व जल दिवस मनाने की शुरुआत की थी। 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में विश्व जल दिवस की पहल की गई थी। इसके बाद 1993 में 22 मार्च को पहली बार विश्व जल दिवस का आयोजन किया गया। इसके बाद से हर वर्ष लोगों के बीच जल का महत्व, जरूरत और संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व जल दिवस 2022 की थीम है भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना। मैं विश्व जल दिवस के अवसर पर अपने सभी किसान भाइयों को, चूँकि विशेष रूप से किसान ही उसके उपयोग करते हैं, उन्हें फिर बधाई देता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ किसान भाइयों को कि हम लोग जो जल खेती में प्रयोग कर रहे हैं, उतने जल की वास्तव में आवश्यकता नहीं होती है। उससे कम जल में भी हम लोग उतनी ही फसल या उससे अधिक पैदा कर सकते हैं। यह केवल आपको जानने की ज़रूरत है कि कैसे हम कम पानी में अधिक से अधिक फसल उगा सकते हैं और किसी भी कंडीशन में जो हम लोग बहुत सारा पानी, जैसे हम
धान का एक उदाहरण लेते हैं। धान में 1 किलोग्राम धान पैदा करने के लिए लगभग 5000 लीटर पानी का हम लोग उपयोग करते हैं, 5 से 5,500 लीटर। यद्यपि धान को 1 किलो धान पैदा करने के लिए मुश्किल से हमको 1,500 से 2,000 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 3,000 लीटर पानी हम लोग अनावश्यक धान की खेती में लगा रहे हैं, उसको बचाया जा सकता है। तो मैं अपने किसान भाइयों से ये कहूँगा कि धान की बहुत सारी प्रजातियाँ जो कम पानी में उगने वाली हैं और लगभग उतनी ही उपज पैदा देने वाली हैं। तो मैं अपने किसान भाइयों से, ये तो केवल मैं धान की बात कर रहा था, इसी तरह से सभी फसलों में कम पानी में, क्योंकि पानी आने वाले समय में समय के साथ धीरे धीरे बहुत ही कम होता जा रहा है, हम लोग महसूस कर रहे हैं। हमारी पृथ्वी पर 1 अरब 40 घन किलोलीटर पानी है। इसमें से 97.5% पानी समुद्र में है जो खारा है। शेष 1.5% पानी बर्फ के रूप में ध्रुव प्रदेशों में है। शेष बचा 1% पानी नदियों, सरोवर, कुओं, झरनों और झीलों में है जो पीने लायक है। इस 1% पानी का 60वां हिस्सा खेती और औद्योगिक कारखानों में खपत होता है। शेष 40वां हिस्सा हम पीने, भोजन बनाने, नहाने, कपड़े धोने एवं साफ सफाई में खर्च करते हैं। तो हम लोगों को जरूरत है कि पानी का संरक्षण करें। संरक्षण कई तरह से किया जा सकता है। एक तो हमारे जो तालाब वालाब हैं वहाँ पर पानी हम लोग रोकें उसको, और दूसरा ये है कि फसल ऐसी लें जिसमें कि पानी की जरूरत ही कम हो। सबको जागरूक नागरिक की तरह जल संरक्षण का अभियान चलाते हुए बच्चों और महिलाओं में जागृति लानी होगी। अगर प्रत्येक घर की छत पर वर्षा जल का भंडार करने के लिए 1 या 2 टंकी बनाई जाए और इन्हें मजबूत जाली या फिल्टर कपड़े से ढक दिया जाए तो हर नगर में जल संरक्षण किया जा सकेगा। जंगलों का कटान होने से दोहरा नुकसान हो रहा है। पहला यह कि वाष्पीकरण न होने से वर्षा नहीं हो पाती और दूसरा भूमिगत जल सूखता जा रहा है। बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिकीकरण के कारण जंगल और वृक्षों के अंधाधुंध कटान से भूमि की नमी लगातार कम होती जा रही है। इसलिए वृक्षारोपण लगातार किया जाना जरूरी है। खेत और खाली जगहों पर छोटे तालाब, डोभा आदि का निर्माण कर सकते हैं। पहाड़ी और खेत से बहकर बर्बाद होने वाले वर्षा जल को विभिन्न प्रकार से डैम बनाकर रोका जा सकता है। अगर खेती की बात करें तो खेतों में छोटे छोटे तालाब, पोखर या डोभा को बनाना पड़ेगा जिसमें वर्षा का पानी इकट्ठा हो सकेगा। साथ ही खेतों में मेढ़बंदी के काम को बढ़ावा देना होगा। इनसे भूजल स्तर भी बढ़ता है। इसके अलावा नहरों और सिंचाई नालियों की सफाई करना भी बेहद जरूरी है। किसान भाइयों, वक्त के साथ साथ पुराने तालाब में मिट्टी की मात्रा अधिक बढ़ जाती है जिससे उनकी जल धारण क्षमता कम हो जाती है। ऐसे में पुराने तालाबों का गहरीकरण करना बेहद जरूरी होता है। साथ ही नलकूप और कुओं का पुनर्भरण करने हेतु जरूरी संरचनाओं को बनाना भी जरूरी है और फसलों की सिंचाई में टपक और फव्वारा जैसी उन्नत तकनीकों को अपनाने की जरूरत है ताकि कम पानी में अधिक फसलों की सिंचाई की जा सके। इन्हीं छोटे छोटे कदमों से आगामी समय में पानी को बचाया जा सकता है। तो हम खेती को बिना उपज में कंप्रोमाइज किए कैसे हम अच्छी उपज लें, ये किया जा सकता है और हम आजकल तकनीकी उपलब्ध है। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने किसान भाइयों को पुनः जल संरक्षण के लिए मैसेज दे रहा हूं कि वो इसको करें और अपने अगल बगल के किसानों को भी प्रोत्साहित करें कि भाई आज क्यों इतना हम लोग पानी खर्च करें, अगर कम पानी में हमको उतनी या कभी कभी उससे अधिक उपज हो सकती है। बहुत बहुत मैं अपने किसान भाइयों को धन्यवाद देता हूं और ऐसे तमाम सारे जगह हैं जहां पर इस पर काम चल रहे हैं, किसान भाई वहां से जानकारी लें। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और जानेंगे आगे के कार्यक्रम में क्या है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अपने राज्य झारखंड में वन काफी बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं और इनके आसपास बसने वाले लोग शुरुआत से ही इनका लाभ ले रहे हैं। रांची जिले प्रगतिशील किसान सुबोध प्रसाद भी अपने आसपास के जंगली वृक्षों में लाख कीट का पालन कर इनसे मिलने वाली लाख से प्रति वर्ष लाखों की आमदनी कमाते हैं और अन्य लोगों को रोजगार भी उपलब्ध करा रहे हैं। किसान भाइयों, जंगलों में जनजातीय समुदायों के लिए लाख की खेती अब महज आजीविका चलाने का जरिया नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी में समृद्धि का सूचक है। यही वजह है कि किसान लाख लगाओ लाखों कमाओ का नारा बुलंद कर रहे हैं और इस कार्य में किसानों की मदद कर रहा है रांची जिले में स्थित प्राकृतिक रॉल एवं गोंद संस्थान, जो कि किसानों को लाख की खेती प्रशिक्षण देकर उनकी आमदनी और जीवन स्तर सुधार में उनकी काफी मदद कर रहा है। इसी संस्थान से वर्ष 2010 में प्रशिक्षण लेकर सुबोध प्रसाद अपने नजदीकी जंगलों के वृक्षों पर कई तरह के लाख के कीटों का पालन कर सालाना लाखों की आमदनी कमा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम सुबोध प्रसाद, पिता श्री रामा महतो, ग्राम नामकुम, जिला रांची, झारखंड का निवासी हूँ। मुख्यतः मैं एक लाख किसान हूँ। पिछले 10 वर्षों से 2010 से मैं लाख की खेती प्रारंभ किया हूँ। मैंने 2010 में IINRG में जाकर के इसके बारे में पता किया और वहाँ से एक ट्रेनिंग लिया, खेती करने का जो ट्रेनिंग है उसको प्राप्त किया और मैं लाख की खेती कर पाया उनके मार्गदर्शन से और अभी तक लगातार 10 वर्षों से कर रहा हूँ और इसका नेक्स्ट क्रॉप आएगा कुसमी पर। अभी हम लोग का लगभग 150 से 200 के आसपास वृक्षों का अभी कटाई चल रहा है। 200 वृक्ष पे लगभग लाख लगे हुए हैं, जिसमें हमको लगभग 1500 kg के आसपास बिहन आने की संभावना है, जो कि मार्केट दर अभी लगभग 500 के आसपास चल रहा है, जिसमें हमको लगभग 7 लाख के आसपास ग्रोस इनकम का संभावना है। सुबोध प्रसाद बताते हैं, लाख की खेती बेर, पलास, कुसुम आदि के वृक्षों पर की जाती है। अभी सुबोध कुसमी, अगहनी और रंगीनी लाख की खेती बेर और कुसुम के वृक्षों पर करते हैं। साथ ही अब से ये सिमियाल्ता के पौधों पर लाख की खेती करने जा रहे हैं। इन्होंने बताया कि लाख की खेती करना यूँ तो काफी आसान है, लेकिन कुछ सावधानी बरतनी पड़ती है, जिसमें समय से लाख के कीटों का पेड़ों पर चढ़ाना, शत्रु कीटों से लाख कीट का बचाव करना और पेड़ की शाखाओं की समय से कटाई छटाई करना प्रमुख काम है। अभी हम लोग कठरटोली गांव में 200 पेड़ पे लाख की कटाई कर रहे हैं। इसमें हमें जो लैक रिसर्च से ट्रेनिंग मिला है वो बिल्कुल हमको वरदान के तरह साबित हो रहा है। जो हमें वहाँ से सिखाया गया है वैज्ञानिक खेती, वैज्ञानिक तरीके से लाख की खेती करना, और उस तरह से हम लोग जो कर रहे हैं वो हमें काफ़ी मददगार हो रहा है। हम लोग इसको देख रहे हैं कि इस समय बरसात के कारण काफ़ी किसानों का फसल नुकसान हुआ है, बल्कि हमारा ट्रेनिंग करने से हमें जो वहाँ से सिखाया गया उसको यूज करने के बाद हमें दवाई स्प्रे करके हमने उसको बचा लिया है, जिससे हमें लगभग 15 क्विंटल के आसपास बिहन मिलने की संभावना है। अगर इसको हम लोग मार्केट में अभी अगर बेचेंगे तो लगभग 7 से 8 लाख रुपए इसमें आने का उम्मीद है। अभी हम लोग जो कटाई कर रहे हैं ये अगहनी फसल है। लाख 2 वैरायटी का है, जो कि रंगीनी फसल और कुसमी फसल के नाम से हम लोग जानते हैं। हमारा जो कटाई हो रहा है वो बैर पेड़ पे कुसमी वैरायटी का अगहनी फसल हम लोग अभी कटाई कर रहे हैं। इसको हम लोग कुसुम वृक्ष पर अभी संचारण करना है। वो नामकुम क्षेत्र में ही हमारा कुसुम पेड़ है, उसमें हम लोग संचारण करेंगे। एक कुसुम के पेड़ से लगभग 50 से 100 किलो तक लाख का उत्पादन लिया जा सकता है। इसके लिए पेड़ की टहनियाँ कोमल और स्वस्थ होनी चाहिए,
ताकि लाख का कीड़ा आसानी से रस चूस सके और लाख का अधिक उत्पादन दे सके। कुसुम पेड़ से उत्पादित लाख बाजार में 250 से 275 प्रति किलो बिकती है। अगर प्रति पेड़ 70 से 80 किलो लाख का उत्पादन होता है, वहीं बेर के पेड़ पर जुलाई के महीने में लाख का कीट चढ़ाते हैं, जिससे दिसंबर और जनवरी महीने में लाख का उत्पादन लेते हैं। एक बेर के पेड़ से 15 से 20 किलो लाख का उत्पादन होता है। अगर लाख की खेती के लिए पूंजी की बात करें तो इसमें पूंजी बेहद कम लगती है। लाख का खेती में हमें गटोर स्प्रेयर से स्प्रे करने में हमें काफ़ी लेबर कॉस्ट का समस्या आता है। लेबर अभी मिलते भी नहीं है। पिछले साल हमें कटाई करने समय, जो कि लॉकडाउन का पीरियड था, तो बहुत सारे लेबर इजीली हमें उपलब्ध हो गए थे। बट अभी क्या है कि लॉकडाउन का वो रहा नहीं, सभी लेबर इधर उधर काम करने के लिए चले गए हैं, तो लेबर की समस्या हो रही है। इससे हमें स्प्रे करने में या फिर लाख की कटाई करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। बाहर से लेबर को लाना पड़ता है और उससे हम लोग करते हैं। फिर हमने सोचा कि इसको कैसे मैनेज करें कि लेबर कम से कम हमें लगे और हमारा फसल जो है अच्छा से हो। तो हमने देखा कि हमारा जो गटोर में स्प्रे करने के लिए हम लोग लेबर लगाते हैं, तो एक मशीन चलाने के लिए 3 लेबर लगता है। फिर हमने क्या किया कि उसको एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन के माध्यम से स्प्रे करना स्टार्ट किया। उसमें क्या हुआ कि हमारा 2 लेबर का सीधा कॉस्ट बच गया और लेबर भी समस्या हल हो गया। हमें एक ही लेबर से हमारा स्प्रे का काम सुचारू रूप से चलने लगा। इस मशीन से हमें हमारा तो कॉस्ट घटता ही है और समय भी इसमें बच जाता है। हम लोग उस मशीन से एक लड़का चलाते चलाते थक जाता था, उसमें हम लोग को ये रेगुलर काम करते हैं तो हमारा काम भी बढ़ जाता है और इसमें कॉस्ट जो है वो कम हो जाता है। जहाँ उसमें 3 लेबर 10 पेड़ में कर पाते थे, वहीं इसमें एक मशीन से लगभग 15 से 20 पेड़ में स्प्रे हो जाता है। इस तरह से हमारा कॉस्ट भी घट जाता है और मूल्य समय भी काफ़ी बच जाता है उसमें। सुबोध बताते हैं कि लाख की खेती में सबसे अहम पहलू है लाख कीटों का शत्रु कीटों और हानिकारक फफूंदों से बचाव करना। इसके लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार के कीटनाशक और फफूंदी नाशक दवाओं का स्प्रे किया जाता है और जब लाख परिपक्व हो जाती हैं तो सही समय पर उसकी कटाई और छटाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तभी फसल से अधिक उत्पादन और अच्छी आमदनी मिलती है। दोनों फसल मिला के हमें, कुसमी और रंगीनी की फसल मिला के लगभग हमें 10 लाख के आसपास टोटल हो जाता है, जिसमें हमें शुद्ध रूप से 6 से 7 लाख रुपए लगभग बच जाता है शुद्ध आमदनी, दोनों फसल मिला के, कुसमी और रंगीनी फसल मिला करके आमदनी। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। नींबू की बागवानी अपने प्रदेश में लगभग सभी जगह होती है और बदलते मौसम का प्रभाव भी इन बागों पर काफी होता है। कभी कभी ऐसे मौसम में वृक्षों पर रोग पनपने लगते हैं जो कि बागों की उत्पादकता घटा देते हैं। अगर आपके यहाँ भी नींबू के बाग हैं तो इन रोगों की पहचान कर रोकथाम कैसे करें, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुधीर कुमार से। हमारे किसान भाई जो लेमन का, जो नींबू का खेती खास करके करते हैं, उसमें बरसात में खास करके एक बहुत बड़ी समस्या होती है जो साइट्रस कैंकर के नाम से जाना जाता है। तो ये साइट्रस कैंकर खास करके नींबू में बहुत ही घातक है, हानिकारक है और हमारे किसान भाई को काफ़ी नुकसान इससे होता है। सिट्रस कैंकर ये जीवाणु जनित रोग है
इसकी पहचान बात करें तो इससे संक्रमित पत्तियों, फलों और टहनियों पर कत्थई रंग के गोल गहरे धब्बे दिखाई देते हैं। ये धब्बे सूखकर कठोर हो जाते हैं। अधिक संक्रमण पर ये फलों पर भी दिखाई देने लगते हैं। नई पत्तियों पर ये दाग पीछे की ओर देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए किसान भाई आप जान लें, जब भी बरसात का मौसम शुरू होता है तो उसके लिए सबसे पहले आप देखिए कि जो बगीचा आपका है तो वहाँ पर से जितना भी पत्ती सूखी हुई है जो आपके बगीचा में गिरा हुआ उसको एकत्र कर लीजिए। और जो इस तरह से बीमारी टहनी हो या पत्ती हो या फल में, तो उसको भी आप इकट्ठा करके बरसात के पहले ही आप इसको दफना दें, जला दें या उसको मिट्टी के नीचे गाड़ दें, तो इससे भी आपको फायदा होगा। इसके बाद भी जब बरसात ख़त्म हो तो उसके बाद भी इसी प्रक्रिया की एक बार ज़रूर आप करें, तो उससे साफ़ सुथरा आपका अगर बगीचा रहता है नींबू का तो ये रोग से आपको निजात मिलेगा, कम होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त किसान भाई स्टेप्टोसाइक्लिन जो आती है दवाई, तो उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। स्टेप्टोसाइक्लिन 0.0525% का छिड़काव पानी में घोल के छिड़काव करेंगे तो इससे भी आपको काफी लाभ मिलेगा। गमोसिस ये रोग नींबू वर्गीय फसलों में कवक द्वारा होता है। इस रोग के प्रमुख लक्षणों की बात करें तो तने की छाल में सड़न, गोंद निकलना, जड़ों का सड़ना और पत्तियां पीली होकर पौधा सूखना दिखाई पड़ता है। कवक के बीजाणु मिट्टी में पड़े रहते हैं जो नमी प्राप्त होने पर तने में संक्रमण फैलाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए रोगरोधी मूलवृंत का प्रयोग करें। नींबू के बागों में जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें। नींबू वर्गीय फसलों की अनियमित कटाई छटाई से बचें। रोग ग्रसित स्थान को चाकू से साफ कर रिडोमिल या फिर ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम की 100 ग्राम मात्रा का लेप करें। उसके बाद अलसी का तेल चारों ओर लगाएं। दूसरी बात एक ये जान लें किसान भाई, जब बरसात तो शुरू होता है तो पूरे पौधे में बरसात से पूर्व बोर्डक्स मिक्सचर जो होता है उसका आप एक से दो बार, एक बार जब बरसात शुरू हो उससे पहले और एक बार बरसात जब ख़त्म हो तो उस समय भी आप बोर्डक्स मिक्सचर जिसमें 5 अनुपात में 5:5:50 यानी 5 मात्रा जो है चूना का कॉपर सल्फेट का रहेगा और 5 ग्राम अगर करते हैं तो 5 ग्राम कॉपर सल्फेट रहेगा, 5 ग्राम चूना रहेगा और 50 ग्राम पानी रहेगा। तो इस तरह से अगर उसको मात्रा को उसी रेशियो में आप बढ़ा सकते हैं तो इसको बरसात से पहले आप इसका मिक्सचर बना के आप स्प्रे कर देंगे पूरी पत्ती को, टहनी को, जड़ सहित। इसी प्रक्रिया को आप बरसात के बाद भी करेंगे तो इस रोग से आपको निजात मिलेगा। डायबेक रोग नींबू वर्गीय फसलों में इस रोग के फैलने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे रोग कारक कवक द्वारा कीटों का संक्रमण, पोषक तत्वों का असंतुलन, वातावरण में बदलाव, शस्य क्रियाओं से छेड़छाड़, अनियमित छटाई, निराई गुड़ाई गहरी करना, नमी का अभाव आदि। इस रोग में पौधे की शाखा ऊपर से नीचे की ओर सूखना शुरू हो जाती है। रोगग्रस्त पौधे में फूल व फलन कम प्राप्त होता है। इसकी रोकथाम के लिए रोगग्रस्त शाखाओं को काटकर नष्ट कर देना चाहिए। कटे भागों पर बोडो मिश्रण का लेप करना चाहिए। जड़ों में गहराई से निराई ना करें। 15-15 दिन के अंतराल पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 2 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मुर्देवा, जिला समस्तीपुर के कृषक सुंदर लाल ने यह भिंडी की उन्नत किस्मों के बारे में जानकारी